तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है इंजीनियरिंग फॉर यू। एंड दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स एंड वेक्टर। आखिर रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स होता क्या है? रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स है वो वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का ही उल्टा पार्ट है। ठीक है, यानी कि जो हमने वेक्टर एडिशन या सब्ट्रैक्शन के अंदर किया था वही चीज़ हम उससे मिलती जुलती चीज़ हम इसके अंदर करेंगे। तो आखिर रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का मतलब है क्या? The process of splitting a single force into the two forces is called the resolution of force। यानी कि क्या कहना चाहता है, एक फोर्स है, ठीक है, उस फोर्स को हम दो हिस्सों में बांट देंगे, ठीक है, और उस दो हिस्सों में बांटी हुई फोर्स को हम कैलकुलेट करें और उस कैलकुलेट करने के बाद वो फोर्स काटी गई फोर्स के बराबर होनी चाहिए। यानी कि एक फोर्स है, उस फोर्स को हम बीच में से काट देंगे एंड उन दोनों फोर्सेस को, काटी हुई फोर्सेस को कैलकुलेट करें और उनका कैलकुलेट करने के बाद उस फोर्स का टोटल उस कंबाइंड फोर्स के बराबर आनी चाहिए। जैसे ये एक फोर्स है, इस फोर्स को हम बीच में से कट कर दें, ठीक है, अब इसको कट करने के बाद इस फोर्स को यहाँ तक और इस फोर्स को यहाँ से लेके यहाँ तक हम कैलकुलेट करें और उन दोनों की, इसकी कैलकुलेशन और इसकी कैलकुलेशन को जब प्लस करें तो प्लस मिला के हमें यही फोर्स वापस मिलनी चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात अगर मैं भाषा में आपको समझाऊं तो जैसे कि ये एक ब्लॉक है, ठीक है, इसकी टोटल हाइट 5 मीटर है। मैंने इस ब्लॉक को 2 पार्ट्स के अंदर काट दिया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से काट दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ तक। ये 3 मीटर का है, ये 2 मीटर का है। देन अगर मैं इनको प्लस करूँ तो ये कितना होगा? 5 मीटर ही होगा ना। तो ये यही कहना चाहता है, रेजोल्यूशन का मतलब होता है एक कंपोनेंट को बीच में से कट कर देना, एक फोर्स को बीच में से कट कर देना, ठीक है। बट अब जब हम उन दोनों कट किए हुए फोर्सेस को या कंपोनेंट्स को प्लस करें, उनको कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करने के बाद उनका जो सॉल्यूशन है, ठीक है, वो उसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, कंसिडर अ ब्लॉक पुल्ड बाय अ कांस्टेंट फोर्स। आप इमेजिन कीजिए कि ये एक ब्लॉक है, ठीक है, और इस ब्लॉक को एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ फोर्स लगा के मूव किया जा रहा है, ठीक है, यानी कि इस ब्लॉक के ऊपर यहाँ से फोर्स लगाया जा रहा है और इसको इस डायरेक्शन में मूव किया जा रहा है। अब मूव कैसे किया जा रहा है? इमेजिन कीजिए कि ये आपकी हाइट है इतनी, ठीक है, ये आपकी इतनी हाइट है, यहाँ पे आपके हाथ आ रहे हैं और यहाँ पे आपने किसी रस्सी से इस ब्लॉक को पकड़ रखा है, ठीक है, और इसको आप खींच रहे हैं, ठीक। तो ये यही कहना चाहता है, दिस फोर्स एक्ट एट द एंगल थीटा। और जब आप इसको खींच रहे हैं, ठीक है, इंक्लाइंट खींच रहे हैं, ये ब्लॉक तो बहुत छोटा है, आपकी हाइट तो इतनी है, ये ब्लॉक इतना है, तो आपको इंक्लाइंट डायरेक्शन के अंदर आप इसको खींच रहे हैं और जिस डायरेक्शन में आप इसको खींच रहे हैं उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उस वहाँ पे वह एक एंगल बना रहा है, ठीक है, और वो एंगल है थीटा, ठीक है, विद द हॉरिजेंटल बट द ब्लॉक मूव हॉरिजेंटली टू अंडर दिस द रेजोल्यूशन ऑफ एफ इनटू द कंपोनेंट। और इस एंगल के अंदर वो हॉरिजेंटली मूव कर रहा है, ठीक है, जब आप उसके फोर्स लगा रहे हैं तो वो हॉरिजेंटली ये ब्लॉक आपकी तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, और साथ में ये एक एंगल क्रिएट कर रहा है, ठीक है, जो है थीटा। F1 द हॉरिजेंटल कंपोनेंट टेंडिंग टू डिस्प्लेस द ब्लॉक इनटू द हॉरिजेंटल डायरेक्शन। जो F1 है यानी कि ये यहाँ से ये अपने इस पॉइंट के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक से जब इसको मूव हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो हॉरिजेंटली डायरेक्शन के अंदर मूव हो रहा है, अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, जो है हमारा F1। एंड F2 द वर्टिकल कंपोनेंट टेंडिंग टू लिफ्ट द ब्लॉक और द डिक्रीज द वेट। और एक और फोर्स लग रही है इसके अंदर, ठीक है, वो कहाँ लग रही है? वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर लग रही है, ठीक है, और वर्टिकल डायरेक्शन में जब इस पे फोर्स लग रही है तो वो इस फोर्स की वजह से इस ब्लॉक के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? पहला तो ये उसके वेट को डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, और दूसरा ये वेट को लिफ्ट कर रहा है। देखिए इसके कहने का मतलब ये है, जब हम किसी ब्लॉक के ऊपर इंक्लाइन डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो उससे उस ब्लॉक के ऊपर दो इफेक्ट पड़ते हैं, ठीक है, कौन से? एक तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर मूव करता है, दूसरा वो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर लिफ्ट होता है और उसका वेट कम हो जाता है, ठीक है। यानी कि कुल मिला के ये कहना चाहता है, ये एक
मेन हमारे पास फोर्स अप्लाई करें। इस फोर्स अप्लाई करने की वजह से हमारे पास दो फोर्सेस बन रही है, एक तो हॉरिजॉन्टल फोर्स, एक वर्टिकल फोर्स। यानी कि ये कहना चाहता है ये जो फोर्स है ये तो है ये 5 मीटर, ठीक है, और ये जो फोर्स है F1 ये है 3 मीटर, और F2 है ये यहाँ पे 2 मीटर। ये कुल मिला के हमें यही चीज़ बताना चाहता है कि जब हम एक फोर्स को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करें और उन पार्ट्स को कैलकुलेट करने के बाद उसका टोटल सम उस फोर्स के बराबर आए। चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको और समझा देता हूँ डीपली। ये एक ब्लॉक है जिसका हम वेट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका वेट कितना भी हो, ठीक है, ये सुई इसके वेट की वजह से यहाँ पे इसने मूव किया। देन एक और ब्लॉक का हम वेट करते हैं, ठीक है। अब इसका वेट करते टाइम ये तो इसका खुद का वेट हो गया 5 न्यूटन, ठीक है, और इस 5 न्यूटन के साथ हमने इसके ऊपर एक और फोर्स अप्लाई कर दी, ठीक है। उस फोर्स अप्लाई करने की वजह से इसके ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की और उसका वेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। एक तो हमारा ब्लॉक का वेट हो गया 5 न्यूटन, एंड ऊपर से हमने एक और फोर्स अप्लाई कर दी जिसकी वजह से इसका क्या हो गया, वेट इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब एक और ऑब्जेक्ट का हम वेट करते हैं, ये भी कितना है 5 न्यूटन, ठीक है। अब इसका वेट 5 न्यूटन है, ठीक है। अब बट हम इसके ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हम इसके अंदर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर इस फोर्स को अप्लाई करने पे, ठीक है, क्या इसका वेट इंक्रीज होगा, बताइए, क्या इसका वेट इंक्रीज होगा? नहीं, इसका वेट इंक्रीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर लग रही है, तो इसलिए इसका वेट उतना ही रहेगा 5 न्यूटन। देन एक नई कंडीशन के अंदर हम फोर्स अप्लाई करें इसके अंदर, ये तो हमने वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करी, ये हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर फोर्स अप्लाई की। अब एक देखते हैं, ये हो गया हमारा ब्लॉक, कितना था 5 न्यूटन। अब इसके अंदर हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यहाँ से ऐसे इंक्लाइंड, ठीक है, हमने इंक्लाइंड डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स अप्लाई की। अब इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, इस कंडीशन के अंदर इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेट लगेगा, ये वर्टिकल डायरेक्शन में वेट लगेगा, या इसमें एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा। देखिए इस कंडीशन के अंदर तो इसके अंदर एक्सेलरेशन भी हो रहा था, इस कंडीशन में एक्सेलरेशन नहीं हो रहा था, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हाफ एक्सेलरेशन भी होगा, ठीक है, एंड ये वर्टिकल डायरेक्शन में इस पे वेट भी अप्लाई होगा, यानी कि इन दोनों का कंबाइन है ये, यानी कि कोई ऐसी फोर्स जिसकी वजह से हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकें, ठीक है, या ऐसी फोर्स जो दो पार्ट्स में डिवाइड हो या दो फोर्सेस को शो करे, ठीक है। तो इंक्लाइन फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो वर्टिकल डायरेक्शन को भी शो करती है और वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को भी शो करती है। यानी कि अगर हम इस फोर्स को कट करें, ठीक है, खोलें, या इस फोर्स को अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड करें, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को कैलकुलेट करने पे क्या हमें इंक्लाइंट डायरेक्शन की फोर्स प्रोवाइड होती है, तो ये यही कहना चाहता है, ठीक है दोस्तों। अब इस कंडीशन के अंदर ये एक वर्टिकल डायरेक्शन भी क्रिएट हो रही है और इसमें एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन भी क्रिएट हो रही है, यानी कि इसके अंदर इसका वेट कुछ यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे जब हमने फोर्स अप्लाई की तो बिल्कुल नीचे की डायरेक्शन में फोर्स गया, यहाँ पे सिर्फ ओनली एक्सेलरेशन हुआ। अब इस कंडीशन में क्या होगा, वेट में इसमें ब्लॉक के अंदर एक्सेलरेशन भी होगा, ठीक है, एंड इसके अंदर वेट भी अप्लाई होगा, तो इसकी वजह से इस पर कुछ इतना वेट इसका इंडिकेट यहाँ पे हमारे पास होगा, ठीक। तो ये कुछ हमारे पास ऐसा रिजल्ट आता है और इसके अंदर ठीक हमने इस कंडीशन में यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया और इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करने पे हमारे पास को एक एंगल भी क्रिएट हुआ, ठीक है, जो कि एंगल है थीटा, ठीक है, हमारे पास यहाँ एक थीटा एंगल भी क्रिएट हो रहा है।
अब आइए और आगे समझते हैं। व्हेन द फोर्स इज रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट विच आर एट राइट एंगल ईच अदर, जो फोर्स है, ठीक है, वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रही है, यानी कि ये एक फोर्स है और ये दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रही है, और वो जब डिवाइड हो रही है तो वो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है, ठीक है। जब एक फोर्स को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, इंक्लाइंड फोर्स ही एक ऐसी फोर्स है जिसको हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, और जब उसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे तो वह एक 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल उसके अंदर क्रिएट होगा। तो चलिए अब इनको कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है, कि कैलकुलेट करने पे क्या, इस फोर्स को हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, अब इन दोनों पार्ट्स को कैलकुलेट करने पे क्या हमारे पास वापस यही फोर्स आती है। तो दोस्तों, अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, हम कहाँ थे? तो जैसा कि हमने वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के अंदर पढ़ा था, ठीक है, बहुत ही डीपली और बहुत अच्छे से पढ़ाया था, और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको यही बताया था कि ये वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का उल्टा है, ठीक है, या उससे रिलेटेड ही है। देखिए, वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के अंदर हमने क्या पढ़ा था? जब एक पॉइंट के ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हों, ठीक है, जब एक ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई हो रही है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन के अंदर, एक फोर्स हो रही इस डायरेक्शन में अप्लाई, एक फोर्स हो रही इस डायरेक्शन के अंदर अप्लाई, ठीक है। अब इस पॉइंट पे अगर दो फोर्सेस दोनों साइड में से अप्लाई की जाए तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ मूव होगा? वो यहाँ एक सेंटर में मूव होगा, ठीक है। मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसे मूव दोनों दो दो साइड से फोर्स अप्लाई करूं, ठीक है, और उस बोथ साइड से फोर्स अप्लाई करने पे वो कहाँ मूव होगा? वो सेंटर में मूव होगा, ये बाहर जाती रहेंगी, ठीक है, एंड वो सेंटर में मूव होगा, में रिजल्टेंट फोर्स प्रोवाइड होगी, ठीक है। तो ये वही कहना चाहता है। अब हमें दो फोर्सेस अप्लाई करने पे हमें एक रिजल्टेंट फोर्स मिली, ठीक है। अगर मैं रिजल्टेंट फोर्स को तोड़ूं, ठीक है, दो डिवाइड हिस्से करूं, तो क्या मुझे ये दोनों फोर्सेस मिलेंगी, F1 और F2, ठीक। इस फोर्स को दो हिस्सों में तोड़ूं, यानी कि इन दो हिस्सों में, ठीक है, जिस तरह मुझे ये प्रोवाइड हुई, तो वो कैसे प्रोवाइड हुई, उन बोथ हिस्सों को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो क्या मुझे वापस ये ही प्रोवाइड होगी फोर्स? तो ये यही कहना चाहता है। तो आइए आगे स्टार्ट करते हैं। अब फोर्स F एक्ट इन द डायरेक्शन OA, जो हमारी फोर्स F है, फोर्स F मैंने आपको पिछली बार बताया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि मैं एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से खींच रहा हूँ हॉरिजेंटल डायरेक्शन के अंदर। मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, ये मेरी हाइट है, ठीक है, ये मेरी हाइट है और मैं इसको यहाँ से खींच रहा हूँ, ठीक है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, एक ब्लॉक को। तो ये हमारा जो F फोर्स है, मैं इस डायरेक्शन में से फोर्स लगा रहा हूँ इंक्लाइंड डायरेक्शन के अंदर, और ये लेंथ डायरेक्शन कौन सी है? OA। F1 एक्ट इन द डायरेक्शन OA, ठीक है, परपेंडिकुलर AB ऑन एक्स एक्सिस, और ये परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। AB जो AB है, ठीक है, वो किस पे परपेंडिकुलर है? एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है, एंड AC ऑन वाई एक्सिस, और जो AC है वो परपेंडिकुलर किस पे है? वाई एक्सिस के ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर है, ठीक है। द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स आर रिप्रेजेंट बाय द प्रोजेक्शन OB एंड OC, OB एंड OC, ठीक है। ये हमारी दो प्रोजेक्शन फोर्सेस हैं जो हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है, यानी कि इस फोर्स के थ्रू हमने दो हिस्सों में इसको बांट दिया, ठीक है। तो वो हमारे पास ये दोनों आई और ये हमारी दो प्रोजेक्शन फोर्सेस हैं, ठीक है। एंड OC अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टली, और ये दोनों फोर्सेस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट की जा रही हैं। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो F1 है, ठीक है, वो किसके बराबर है? OB के बराबर है। एंड जो F2 है वो किसके बराबर है? वो OC के बराबर है। F1 यानी कि F1 किसके बराबर है? OB के बराबर है। F1 OB के बराबर है, और जो F2 है वो OC के बराबर है। F2 OC के बराबर है, ठीक है। अब बात आती है AB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू
F2। अब यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ, हमें क्या बता रहा है, ए बी, जो ए बी है वो किसके बराबर है, ओ सी के, ओ सी के बराबर है, ए बी ओ सी के बराबर है, और ये किसके बराबर है, F2 के, F2 के ये बराबर है। एंड अब बात आती है ओ बी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू F1। अब ओ बी कहाँ है, ठीक है, ओ बी ये रहा, ठीक है, ओ बी किसके बराबर है, सी ए के बराबर है, और ये किसके बराबर है, F1 के बराबर है। एक बात ज़रूरी है जो मैं आपको बता दूं, ठीक है, इन द राइट ट्राइंगल ओ बी ए, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, कौन सा है वो ट्राइंगल, ओ बी ए, ओ बी ए, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। हमारे पास यही राइट एंगल ट्राइंगल क्यों बन रहा है, हमारे पास, हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल क्यों ले रहे, क्योंकि हम जो फोर्स है हमारी वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लग रही है, वर्टिकल डायरेक्शन में लग रही है, इसलिए हमारे पास ये एक ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है यहाँ पे ओ बी एंड ओ ए की। अब ओ बी एंड ओ ए से हमारा क्या मतलब है, ओ बी एंड ओ ए। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू आती है कोस थीटा इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ ए। अब आप पूछेंगे कि ये कोस थीटा कहाँ से है। देखिए आपने 10th 12th के अंदर एक कॉमन सी चीज़ पढ़ी होगी। अगर आप सीबीएसई से हैं तो आपने एक नाम ज़रूर सुना होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, ठीक है, तो आपने एक नाम सुना होगा लाल कक्का। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और हिंदी मीडियम से है तो लाल कक्का। अब आपको इसका मतलब समझा दूं कि ये कॉस कहाँ से आया। ठीक है, कॉस की वैल्यू इसके अंदर क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस क्या है हमारा, ओ बी, ओ बी, हाइपोटेनियस क्या हमारा, ओ ए, ओ ए। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कोस, साइन कोस टेन। ठीक है, यही हमारी वैल्यू चल रही है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो गया हमारा कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बात करते हैं कि हमारे आगे इसमें वैल्यू क्या बन रही है। अब ओ बी को मैं F1 लिख दूं और इसे मैं F लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए ओ बी, ये हमारा ओ बी रहा, ये किसके बराबर है, इसी के बराबर है, F1 के बराबर। तो मैंने ओ बी को F1 लिख दिया, और ओ ए है वो किसके बराबर है, F के बराबर है, तो मैंने ओ ए को F लिख दिया। और यही चीज़ मैंने आपको इस लाइन के अंदर बताई है। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, F1 F कोस थीटा। ठीक है, F1 F कोस थीटा, यानी कि हमें किस चीज़ की वैल्यू चाहिए थी, हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, हमें फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर लगाई और हमें यहाँ की और यहाँ की वैल्यू चाहिए थी। तो F1 F कोस थीटा ये हमारा आंसर आ जाता है। एंड अगला दूसरी डायरेक्शन के अंदर, हमने भी फिर सिंगल डायरेक्शन में किया, दूसरी डायरेक्शन का तो अभी बाकी है करना। दूसरी डायरेक्शन के अंदर हमारा आता है एक साइन थीटा। साइन थीटा क्यों आया, साइन थीटा हमारा इसलिए आया ए बी अपॉन ओ ए। अब ए बी क्या है, ए बी, ठीक है, अपॉन ओ ए, ए बी ओ ए। ठीक है, अब ए बी ओ ए क्या है, ए बी तो हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और ओ ए क्या हो गया, हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसलिए साइन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है दोस्तों,
अब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज से आगे आ गया, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ओ सी अपॉन ओ ए भी लिख सकते हैं। ओ सी क्या है हमारा, ओ सी बराबर है इसके और ओ ए बराबर है इसके, ठीक है। ओ ए अपनी ओ के बराबर ही है, ठीक है। तो ए बी को मैं ओ सी भी तो लिख सकता हूँ। अब हमारे पास वैल्यू आ जाती है इसकी F2 अपॉन एफ, ठीक है। अब ओ सी जो है वो F2 के बराबर ही है। कहाँ पे है ओ सी, ओ सी, ठीक है, किसके बराबर है, F2 के। ओ सी किसके बराबर है, F2 के, तो लिख दिया। और ओ ए की जगह, ओ ए की जगह एफ लिख दिया, जो कि इसके बराबर है। अब हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है इसकी, साइन थीटा F2 अपॉन एफ, देन ये हमारे पास आ जाती है F2 साइन थीटा, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है, किसका, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का। तो दोस्तों आई होप आपको सारी वीडियो, सारा टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए। देखिए वीडियो चाहे कितनी भी पुरानी हो जाए, ठीक है, हम आपको जो रिस्पॉन्स है वो इमीजिएटली देंगे। एंड इस वीडियो से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं पीछे की, वो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड डोंट फॉरगेट द सब्सक्राइब दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।